अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सच। सेनेट के इलेक्शन की गर्मा गर्मी और फिर सेनेट इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां सामने आ गई। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले पर समात और फिर जो इस वक्त सियासी कैंप से जो बातें हो रही हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात करेंगे और कुछ ज़रा कानूनी पहलू समझने की कोशिश करेंगे। बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि मैं ये कानूनी पहलू समझ पाऊँ। ये तारीख का अहम तरीन केस है कि इस वक्त ओपन बैलेटिंग से इंतखाब हो जाता है तो कानून उस पर क्या कहता है, नहीं होता कानून उस पर क्या कहता है। मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कानून क्या कहता है, उसकी क्या वजाहत है। चूँकि अब तक ये मामला सामने आया है कि जो लोग वोट डालते हैं उनके लिए ये लाजिम नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में वो वोट अपने पार्टी के ही कैंडिडेट को डालें, अपने पार्टी के मुखालिफ कैंडिडेट को डाल सकते हैं। वो जिसको बेहतर समझते हैं अपने ज़मीर के हिसाब से उसको वोट डाला जा सकता है। उसके हवाले से कोई सज़ा का तयन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उसके हवाले से क्या हैसियत होगी। चूँकि जो पार्टी जितनी हैसियत सूबाई असम्बलीज़ में रखती है, कौमी असम्बलीज़ में रखती है, उनका क्या स्टेटस होगा अगर वो अपनी नुमाइंदगी के मुताबिक वोट हासिल नहीं कर पाते। इन तमाम दर चीज़ों पर और फिर आज के मामला जो कुछ जुड़े, आज की जो कुछ समात हुई, जो कुछ सियासी पहलू चल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और फिर ज़रा थोड़ी सी बात ये भी बता दूं कि समझौता एक्सप्रेस के हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय बर्बरियत जो कि कश्मीर में जारी है, वही समझौता एक्सप्रेस के साथ लाखों जानें कश्मीर में ले ली, हज़ारों जानें कहीं और ले लेते हैं और फिर अब सैकड़ों जानों का ज़िया समझौता एक्सप्रेस में हुआ, लेकिन दुनिया उस पर खामोश रही और भारत ने एक गैर कानूनी तरीका इख्तियार करके कुछ इस पर इंक्वायरी को आगे नहीं बढ़ाया। हम हमेशा इस दिन को याद करते हैं समझौता एक्सप्रेस के हवाले से जहां पर भारतीय बर्बरियत हो। आगे बढ़ेंगे और अब प्रोग्राम अपना स्टार्ट करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर औसाफ साहब साबिक अटर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। शाइख उस्मानी साहब, सर कानून ने बड़ा वाज़े तौर पर तरीका इख्तियार कर रखा है। 226 की मैं बात करूं अगर आर्टिकल की, उस पर एक बहस चल निकली, आपके सामने है सारी समात। सर जो मुतनासिब नुमाइंदगी वाले आज जिक्र हो रहा था, अब बहस किसी और तरफ जाती दिखाई दे रही है। ज़रा इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी कैसे हो सकती है अगर दूसरी तरफ ये कहा जाए कानून की जानिब से ही, जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अगर पार्टी के अगेंस्ट वोट डल जाए तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। देखिए, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो शक है आइन में, उसको गलत तरीके से समझा जा रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो पोजीशन प्रोविंशियल असेंबली में है उस तरह की पोजीशन वहाँ पर तकरीबन होनी चाहिए। लेकिन जो आदमी इलेक्ट होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं पार्टीज का हो जो कि जिसका वो कैंडिडेट है। ये तो कहीं मेंशन नहीं है। जो मेंशन है वो 226 में मेंशन है कि इलेक्शन जो होगा वो सीक्रेट बैलेट से होगा। इसके मतलब कि आइन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि कोई शख्स जो है वो चाहे तो किसी और, जैसा कि आपने शुरू में कहा, किसी और पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट दे सकता है। ये चीज़ एक्सेप्टेड है। तो अब इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वो मायने नहीं ले जाते कि वही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो कि पोजीशन की प्रोविंशियल असेंबली में। बिल्कुल ठीक। अशतर औसाफ साहब, आपका भी व्यू चाहूंगा सर इस पे। शायद उस्मानी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की और शायद वो इस चीज का हवाला दे रहे हैं कि 63A में जहां पे पार्टी के जो मैंडेट है या पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह है, जब वो कोई बात कहता है कि आप इस तरीके से वोटिंग करेंगे, तो उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि मनी बिल होना चाहिए, और दूसरा अमेंडमेंट्स की बात है, और तीसरा जो है वो इलेक्शन की बात है फॉर द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सेनेट का जिक्र हो, इसलिए जहाँ कोई सज़ा ना हो वहाँ कोई मैंडेट नहीं हो सकता, वो मैंडेटरी पोजीशन नहीं है। इसके अलावा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात बिल्कुल मुहम्मल है। ये ना तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का हिस्सा है, ना इसके ऊपर कोई बहस हो सकती है, ना इस पे ओपिनियन मांगी गई, ना इस पे कोई ओपिनियन दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई ओपिनियन नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट को तो उस क्वेश्चन के ऊपर ओपिनियन देनी है। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है
कि क्या ये इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है क्वेश्चन। और उसका जवाब बहुत ही सिंपल है, 226 देखें, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस के अलावा तमाम इलेक्शन जो हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो सीक्रेट बैलेट्स हैं। अब इसकी हिस्ट्री देखिए, 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और 1973 में जो कानून बने इलेक्शन के बारे में वो 1975 में, 1977 में, 2004 में, ये सब जो आपका कन्वेंशन चला आ रहा है वो सीक्रेट बैलेट्स। तो मैं समझता हूँ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात मुकम्मल है और सवाल का जवाब वो भी सिंपल है और आइन के अंदर है कि इट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब। अब बात यह है कि या तो गवर्नमेंटल पार्ट पे मिसकंसेप्शन था या है, और या फिर मेलाफाइडी। मिसकंसेप्शन या मेलाफाइडी को आप देखिएगा कि सबसे पहले जब सरकारी हलकों ने समझा कि ये इसमें अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कुछ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने ख़ुद ये समझा, ख़ुद ये फील किया अक्टूबर के महीने में, इन द एंड ऑफ अक्टूबर, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी। यानी उन्होंने ख़ुद ये समझा कि ये जो सेनेट इलेक्शन है ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना वो पेश कर दी। और जब ये पेश हो गई, फिर उसके कई महीने के बाद फिर उनको अचानक ख्याल आया एक फाइन मॉर्निंग में कि जी नहीं, इसमें ऐसा है कि हम कंफ्यूज हैं और ये पूछ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अंडर द एक्ट है। और फिर उसके बाद जो है ना वो उन्होंने दूसरा काम कर लिया, रेफरेंस आ गया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ गया गवर्नमेंट के पार्ट पे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के नीचे। अब ये अभी तक पेंडिंग था, इस पर राय नहीं आई थी, तो फिर एक और जो है ना कन्फ्यूजन का या बदनीयती का मुजाहरा किया गया, फिर एक आर्डिनेंस आ गया और उसको कंडीशनल आर्डिनेंस, कंडीशनल एक्ट तो शायद एक आध हैं, मगर कंडीशनल आर्डिनेंस जो है ना मेरा ख्याल है कि ये मुझे नहीं याद कि कोई कंडीशनल आर्डिनेंस भी कभी कोई जारी हुआ। बहरहाल ये कंडीशनल आर्डिनेंस भी आ गया और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी तो ये आर्डिनेंस जो है ना वो इंटैक्ट रहेगा, अदरवाइज जो है ना ये इंटैक्ट नहीं होगा। अजीब व गरीब सी बात। अब बात ये है कि अगर तो इनकी बात मान ली जाए कि ये जो है वो अंडर द एक्ट है और कोई भी पार्टी का मेंबर जो है एमपी या एमएनए जो वोट कास्ट करता है वो पार्टी लाइन के मुताबिक है, तो फिर जिस तरह से अशरफ साहब ने कहा, फिर उसकी कोई जो है वो उसके कोई कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए। कॉन्सिक्वेंस कहाँ पे हैं? 2-3 जगह पे हैं। आर्टिकल 63A में जहाँ पे कॉन्सिक्वेंस है वो पार्टी डिसिप्लिन जो है ना उसने फॉलो करना है, तो वो नतीजा उसका जो है ना अगर कोई कर लेगा उस तरह से पार्टी की लाइन को टो नहीं करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा, तो नतीजा उसका। यहाँ तो कोई ऐसा नतीजा नहीं है, तो जब नतीजा नहीं है तो उसने अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट देना है। गलत तौर पे जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो ये समझ रही है कि शायद जो है ना वो जो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो जिस तरह से असम्बलियों में है वही रिफ्लेक्ट होगी सेनेट में। तो अगर ये मंशा होता दस्तूर का, यहाँ शफाफियत का मसला नहीं है कि कोई शायद शफाफियत चाह रहा है, हम खुदा न खास्ता गैर शफाफियत चाहते हैं। मसला सिर्फ जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है कि दस्तूर क्या कहता है। अगर दस्तूर कुछ और कहता है तो उस तरह से कर ली, तो दस्तूर ये कहता है कि नहीं हो सकता, अब वो फिर उसके ऊपर मामला चल रहा है। अच्छा, मैं अशरफ साहब से मेरा ख्याल कुछ कहना चाह रहे थे सर। सिर्फ थोड़ी सी वजाहत ये थी कि जैसा पहले मैंने कहा और कामरान मुर्तज़ा साहब ने मेरी बात की तायीद की, मैं पढ़ देता हूँ कि अगर कोई मेंबरशिप से रिज़ाइन करके और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सकती है। और अगर वो डायरेक्शन जो दी गई है वोटिंग के मुतालिक अगर डायरेक्शन हो, अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता कि आप वोट देते दूसरे साइड को तो खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले आप डायरेक्शन होगी वोटिंग के मुतालिक किसी कानून के मुतालिक। दूसरा, कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक, ए मनी और ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये है। इसके अलावा कि अगर वो किसी और को कैंडिडेट को वोट दे दें तो ये क्या आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी नहीं होगी? एक फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? अपनी सोच के मुताबिक वोट देना। अब
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये रेफरेंस चल क्यों रहा है। इसके अंदर खुद आईनी अमेंडमेंट लेके आए, ऑर्डिनेंस लेके आए, और ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है उसके मतलब आप ऑर्डिनेंस लेके आए। इस पे तो कंटेम्प्ट लग सकती है कि आप असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं एक मामले को जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है। बहुत कंफ्यूजन, बहुत। ठीक है, मैं जरा शाइक उस्मानी साहब से भी इस पे जी अख्तर साहब, कंफ्यूजन, ज़ेनों में कंफ्यूजन। ठीक है, शाइक उस्मानी साहब, सर ऑर्डिनेंस चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, वहाँ पर उससे राय ली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी राय ली जा रही है। ज़रा बताइएगा कि क्या ये बात मुनासिब है? चूँकि आज मैं जो समाअत देख रहा था, उस सारी समाअत के जो दलाइल हैं, एडवोकेट जनरल सिंध ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि सारा बोझ अदालत पर डाला जा रहा है, जबकि काम तो पार्लियामान का है। देखिए, ये अजीब व गरीब सिचुएशन क्रिएट हुई है यहाँ पर। एक तो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस पेश किया सुप्रीम कोर्ट के पास, वो तो खैर उनका हक है, वो कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, उन्हीं प्रेसिडेंट ने जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया था, उसी प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया और उसमें उसको उसकी नफ़ी की, आर्टिकल 226 की नफ़ी की और उसको कंडीशनल बना दिया। तो ये तो सब एक अजीब सा एम्बिगुअस सिचुएशन क्रिएट होती है और इसका मतलब ये होता है कोई मोटिव्स हैं जो कि जिसकी वजह से ये लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ तक कि आइन का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल साफ है, आइन में लिखा हुआ है। एक पहला जो चीज़ जो देखनी है, आपको देखनी है 59(2), जिसमें वो कहते हैं इलेक्शन टू फिल सीट्स इन द सेनेट allocated to each province shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। तो इसके मतलब ये है कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मतलब ये तो नहीं कि वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो जो कि प्रोविंशियल असेंबली में जो चीज़ है। अगर वो होती फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी? अगर वो करना था फिर तो ये आइन ये कर देता कि जो कि सिचुएशन प्रोविंशियल असेंबलीज में है उतने ही सीट्स एलोकेट हो जाएंगी और वो हर एक पार्टी को, और वो पार्टी अपना आदमी नॉमिनेट कर दे उन सीट्स को फिल करने के लिए। तो इलेक्शन की क्या जरूरत है? जब लफ्ज इलेक्शन आ जाता है तो इसके मतलब कि चॉइस है कि उसको इलेक्ट किया जाए कि ना किया जाए, और जब चॉइस हो इलेक्ट किया जाए ना किया जाए तो वहाँ पर अपने ज़मीर के मुताबिक उसको हर एक वोटर को हक होना चाहिए कि अपने ज़मीर के मुताबिक वो वोट दे, वरना इलेक्शन की नफ़ी हो जाती है। तो ये तो आर्टिकल 226 बिल्कुल क्लियर है। उसने कहा ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी किस्म का भी इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग ये वाला सेनेट का इलेक्शन जो है वो होगा सीक्रेट बैलेट से होगा। जो एक्सेप्शन दी है उन्होंने सिर्फ इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की दी है, और ये एक मानी हुई बात है कि जब आइन में कोई किसी शिक में कोई एक्सेप्शन दी जाती है तो उसके बाद फिर और किसी एक्सेप्शन को दाखिल करने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आइन जिन्होंने बनाया है उन्होंने उनको अच्छी तरह से देख करके किया है, उन्होंने एक्सेप्शन दे दिए। तो अब ये तो बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस तो शुरू में ही एक ही दिन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए था। बहरहाल मौका दिया है उन्होंने बातचीत करने का, लेकिन फैसला तो यही आना चाहिए जो कि आर्टिकल 226 में है। ठीक है, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा इस पर मज़ीद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सेप्शन ऑलरेडी है तो फिर उसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं, फिर सदारती रेफरेंस का आना और ख़ुद ही चैलेंज होना, फिर ख़ुद ही उस रेफरेंस में कुछ अमेंडमेंट्स करके आ जाना, तो क्या सदारती रेफरेंस की कानूनी हैसियत, वक़्त और कितनी देर तक सदारती रेफरेंस नाफिजुल अमल भी रह सकता है? क्या ये परमानेंट है या फिर ये टेम्परेरी होता है? ये भी जानने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था कुछ चीज़ें हैं कानूनी पहलू की जो आज हम जान रहे हैं, और ज़रा हमें भी पता चले कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो पेचीदगियाँ इस वक्त सवाल उठाए खड़ी हैं वो क्या हैं और उनका हल किस तरफ जाकर हो सकता है मुमकिन तौर पर, और क्या गवर्नमेंट को उठाना चाहिए थे इक़दाम, क्या नहीं उठाए गए,
क्या इस वक्त ओपोजिशन को इकदाम कर लेने चाहिए थे जो इकदाम नहीं किए गए? पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं हुई? पार्लियामेंट से बाहर क्यों आया ये मामला? अदालत में क्यों गया सदारती रेफरेंस? और फिर अगर अदालत से राय ले लेते हैं तो राय लेने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन का क्या मामला होगा? ये भी बहुत एक बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करते हैं। मैं ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब से इस पर जान ले। तो कामरान साहब, अभी जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने कहा कि जब ऑलरेडी एक्सेप्शन है तो फिर मजीद उसमें गुंजाइश मौजूद नहीं। देखिए, रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन किया। या तो ये होता ना कि वो इसको प्रिलिमिनरी हियरिंग कोई अगर होती या उसको जो है ना चैम्बर में जो है ना वो निपटा देते और कहते कि मेंटेनेबल नहीं है या रिटर्न कर देते कि इस पर हमारी राय की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो एक तरीका ये मुमकिन था। मगर उन्होंने सुनने का जो फैसला किया, अब जो सुनने का फैसला किया तो इसके बाद भी ये बात भी कही जा सकती है जो मैं पहले कह रहा था, और उसके अलावा भी जो है ना राय हो सकती है, वो राय भी हो सकती है जो गवर्नमेंट सोच रही है या समझ रही है, और वो राय भी हो सकती है जो हम समझ रहे हैं या सोच रहे हैं। मगर एक चीज़ ये है कि हम सारे तारीख़ के कटहरे में खड़े हैं और तारीख़ को इस हवाले से जो है जवाबदेह भी हैं। हम गुजर जाएंगे शायद, मगर ये सारा कुछ जो है ना वो लिखा जाएगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और किस वक्त जो है ना ये गवर्नमेंट ने क्या हरकतें की थी। तो जो कुछ भी हो, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की तारीख को हम मुनासिब और सीधे रास्ते के ऊपर चलने दें, और जो दस्तूर कहता है वही दस्तूर के मुताबिक चलें। जो गवर्नमेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, गवर्नमेंट उसके ऊपर कंसीड कर जाए। और अगर नहीं करना चाहते, और अगर हमने सिर्फ यही चाहना है या करना है कि जिस वक्त हमको जिस चीज़ में फ़ायदा होगा वो करना है और वही उसकी तावील करनी है, यानी ख़ुद को नहीं बदलेंगे, कुरान को बदलेंगे खुदा न खास्ता, हम दस्तूर को बदलेंगे खुदा न खास्ता। तो अगर इस तरह की हरकतें करनी है तो अल्टीमेटली जो है ना वो हमारे बारे में कोई ना कोई तो सच लिखेगा, कोई ना कोई तो तारीख़ लिखेगा, और उसमें ये कहेगा कि ये गवर्नमेंट जो किसी की मदद से बरकरार आई थी और बरकरार रही कुछ अरसे, उसने जो ना इस तरह की भी हरकतें की हैं। तो अगर आपने अपना नाम तारीख में इस तरह से लिखवाना है तो ये आपकी मर्जी है, या इससे बेहतर तरीका भी मौजूद है। बेहतर तरीके से लिखवाइए और बेहतर तरीके से असूलों के ऊपर अमल करते हुए दस्तूर के मुताबिक चलिए। ये ऑप्शन है गवर्नमेंट का, और अगर नहीं करती है तो फिर वो भी उनका ऑप्शन है। बहरहाल वो अल्टीमेटली जो है ना वो सारा कुछ जो है ना अवाम के साथ साथ अल्लाह के साथ साथ जो है ना वो तारीख को भी जवाब देना है। ठीक है अशरफ साहब, एक आम आदमी के तौर पर ये चीज़ मैं भी समझना चाहूँगा, सारे समझना चाहते हैं, सदारती रेफरेंस का आ जाना, उस पर अमल दरामद होना लाजिम या नहीं लाजिम? फिर अब जब राय आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से तो फिर उस राय पर अमल दरामद अगर ना किया गया तो क्या कानूनी पेचीदगी होगी? पहले ज़रा सदारती रेफरेंस के बारे में हमें ज़रा क्लियर कर दें कि क्या परमानेंट होगा, नहीं होता परमानेंट? अगर हम ओपन बैलेटिंग परमानेंटली नहीं कराते तो फिर इसका मतलब ये कि हम एक इलेक्शन के लिए ओपन बैलेटिंग कराना चाह रहे हैं बस? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जी सब जानना चाहेंगे कि रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस की एक लिमिटेड स्कोप है, और वो रेफरेंस है कि आपको जहाँ कंफ्यूजन है, लीगल ओपिनियन के लिए नहीं, लीगल ओपिनियन के लिए आपके पास अटॉर्नी जनरल है और बहुत जय्यद अटॉर्नी जनरल है, आपके पास लॉ मिनिस्टर है जो बहुत ही समझदार मंजे हुए सियासतदान भी है और कानूनदान भी है। ये दो आपके पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी राय जो है वो रखते हैं और उसको असर्ट करना भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाएंगे जब कोई अभाम है, सुप्रीम कोर्ट से आप ये पूछने नहीं जाएंगे हम कानून बदल लें या ना बदलें, वो तो आपकी सवाबदीद है। और जो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगा, और वो क्या ओपिनियन होगा कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। अगर सुप्रीम कहता है कि इलेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो फिर आप कानून के जरिए जो आपने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कानून बनाया, सेनेट इलेक्शन रूल है जो आप बनाएंगे, उसके अंदर आप निकाल दीजिए। पहले आप कहते थे कि सीक्रेट बैलेट से हैं, क्योंकि 1924 की तहत था। अगर कहते हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर आप मर्जी कर लीजिए। मेरी राय में इसमें ना तो कोई परमानेंस है, ना इसका कोई हतमी बात। ये सारी की बात अल्टीमेटली है। अगर सुप्रीम कहता है कि ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी आपको कानून बनाना। अगर वो कहता है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है तो 226 के तहत सीक्रेट होंगे, कानून फिर भी बनेगा। कानून बनाए बगैर कुछ नहीं। कानून क्या है? ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो प्रोसीजरल चीजें हैं। लेकिन सब्सटैंटिव बात क्या है? यानी
आतमी बात क्या है वो आइन। अगर आपको ये सब कुछ चेंज करना है आप तो फिर आपको आइन चेंज करना है। और सिर्फ एक शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 226 को नहीं करना, फिर आपने 63A को भी करना है, 59 को भी करना है। और मैं समझता हूँ कि अशरफ साहब आर्टिकल 59 का भी आज जिक्र रहा, मैं चाहूंगा इस पर भी थोड़ी सी आप हमें राय दे दें। जी, आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 जो है वो है कि सेनेट जो है वो कितने लोग होंगे, और 96 का अदद दिया गया है। फिर 59A और B जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा उनको, और 59(2) जो है वो कहता है कि किस तरीके से एलोकेशन होगी तमाम प्रोविंसेस को। तो ये सारी चीजें जब हम नजर आ रही हैं कि ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ, ये आइन में लिखा हुआ है। आइन में क्या लिखा है कि एक सेनेट होगी, आइन में क्या लिखा है कि कितने इसके अराकीन होंगे, आइन में क्या लिखा है किस तरीके से वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, किस तरीके से इलेक्शन होगा, तो कौन सी कितने सूबों के लिए किस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन होगी। तो जबकि एक एक स्टेप के जो बुनियादी ढांचा है सेनेट का, वो आइन के अंदर जो नंबर है वो आइन के तहत है। तो क्या कानून के जरिए आप इसके अंदर तब्दील कर सकते हैं? ये इलेक्शन डेफिनेटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक आईनी बॉडी है। आप आइन के मुताबिक ही वो सारा काम कर सकता है, आइन से बाहर वो काम नहीं हो सकता। पर ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शाइक उस्मानी साहब से भी इस पर राय ले लूं। सर शाइक साहब, सर इसी पर आपकी राय भी चाहिए। किस पॉइंट के ऊपर? सॉरी सर, ये जो सदारती रेफरेंस वाला मामला, सदारती रेफरेंस की मियाद कितनी होगी, क्या होगा इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट राय दे देती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे दे और फिर उस राय पर अमल दरामद ना हो तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या आएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राय दे देती है तो उस पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट दे दिया तो वो करना पड़ेगा। जी सर, मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर नहीं करते तो क्या तौहीन अदालत होगा? नहीं, तौहीन अदालत तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो रेफरेंस था और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एक ओपिनियन मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दे दिया है। लेकिन तौहीन अदालत की तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन बासूरत एक ऑब्लिगेशन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी वो ओपिनियन देंगे, उसको उस पर अमल करना लाजिम है उस पार्टी का। अच्छा ठीक है, उस पर अमल करना लाजिम है। जाहिर है कि एक ओपिनियन आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर कोई ओपिनियन आती है तो उस पर अमल करना लाजिम है। अब तक तीनों माहिर कानून जो हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम तर चीज़ें हमें बड़ा खोल कर समझा भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं, और मैं और आप यकीनी तौर पर हमारे सुनने वाले ये समझ भी रहे हैं कि इस वक्त जो पेचीदगियाँ हैं वो असल में क्या हैं। चूँकि जो पेचीदगियाँ आप सुन रहे देख रहे हैं वो अब समझ आ रही हैं कि वो हैं क्या, और वो आगे जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सदारती रेफरेंस के सुप्रीम कोर्ट से बाहर आने के बाद क्या होगा। मैं ज़रा ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ तो इस पर मज़ीद बात भी करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जिन चीज़ों पर बात कर रहे थे अब ज़रा उससे आगे चलकर भी थोड़ी सी बात करके देखते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर ये बताएं कि दो चीज़ें, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना और ओपन बैलेटिंग का होना, क्या ये दो चीज़ें एक साथ मुश्तरक हैं या फिर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? सिक्रेसी ऑफ वोट होना बहुत लाजिम है। देखिए, करप्ट प्रैक्टिस का सिक्रेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। करप्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आपके पास अगर कोई टेंजिबल एविडेंस है और वो एविडेंस ला के इस बात को साबित कर सकते हैं। एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है कि जी लोग पैसे लेते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है और जो मर्जी कह दे, किसी के बारे में कह दे, आजकल कह भी देते हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत के लोग कह देते हैं, सदर की हैसियत जी सर, अटॉर्नी जनरल भी बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं लेकिन कोई नाम सामने नहीं आया। अटॉर्नी जनरल तो सरकारी तौर पे जो है ना बेइज्जती कर रहे हैं उन एमपीएस की जिन्होंने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया और जो एक सेनेट के लिए जो है ना वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सूबों के लिए।
तो वो सरकारी तौर पे उनकी बेइज्जती का मिशन है शायद उनके पास। और अगर सरकारी तौर पे बेइज्जती अगर ये पहले कर रहे होते तो शायद एलवी साहब जो है ना वो आज यहाँ पे ना बैठे होते। इसी तरह से जो है ना सरकारी तौर पे उन एमएनएज की भी बेइज्जती की जा रही है जिन्होंने ये इस्लामाबाद की सीट के लिए 2 सीटों के लिए जो है वो वोट देना है। उनके बारे में भी जो ना जब आप एक जनरल बात करते हैं और कहते हैं कि जी सारे करप्ट हैं, नोटों के मुंह खुल गए, हुंडी से पैसे जा रहे हैं, तो ये सब को नायत अदब के साथ कह रहा हूँ, ये सब का मुंह काला किया जा रहा है और ये बहुत बुरी बात है। पता नहीं वो ऐसे लोगों को जानते होंगे मगर हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, ना हमारी ऐसी मुलाकात हुई है। मैं खुद सेनेट में रह चुका हूँ, अब आज भी कैंडिडेट हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला शख्स जिसने कोई मुझसे 10 रुपए की भी बात की हो। ना मेरी ये हैसियत है कि मैं लोगों को इस हवाले से पैसे दे सकूँ, ना मेरा ज़मीर गवारा करता है और ना जो है ना मुझे कोई ऐसा शख्स मिला है अभी तक। पता नहीं अटॉर्नी जनरल साहब को मिला होगा, वो बेइज्जती कर रहे हैं और हर रोज़ कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ अवामी नुमाइंदों की, वो जो लोगों का मैंडेट लेके आता है उनकी बेइज्जती होती है। अच्छा, मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात बताइएगा कि पॉलिटिकल वाबस्तगी भी है आपकी, जाहिर है। मैं ज़रा उस हवाले से एक छोटी सी चीज़ भी जान लेता हूँ, चूँकि ये कानूनी पहलू जान रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़, क्या जो हफीज़ शेख साहब हैं उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात अब जो है वो हो चुके हैं, मंजूर हो गए, तो क्या ये ख़तरा था गवर्नमेंट को कि हफीज़ शेख को अपने अंदर से भी लोग, चूँकि मैंने देखा कि तहरीक इंसाफ के लोग भी इसकी मुखालिफत करते रहे कि फैसल वाउडा, अब्दुल हफीज़ शेख साहब और एक और जो वो फराह खान साहब हैं उनके हवाले से कुछ मुखालिफत सामने है, तो क्या ये मामला भी था गवर्नमेंट के जहन में ओपन बैलेटिंग के हवाले से? सिर्फ हफीज शेख का नहीं था, हफीज शेख का नहीं था, 3-4 लोग जो इंटरेस्टेड थे सेनेट में आने के लिए। सर मैंने 2-3 नाम और भी बताए हैं। 3-4 लोग थे, तो वो 3-4 लोग वो थे और एक वाडा साहब थे। वाडा साहब का इशू ये था कि जब उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था तो उनकी डुअल नेशनलिटी थी उस दिन जिस दिन उन्होंने फॉर्म भरे थे, और इस हवाले से वो चैलेंज हो गए थे। अब उनको जो है ना, वो तो मदीने की रियासत वाले जो है ना बहुत अहम, बहुत मुतबरक नाम है, मगर ये जिन्होंने इसको जो है ना इस तरह से जो है ना नाम को ख़राब करने के मिशन पे हैं, उन्होंने ये जो ना ये सच बोलना गवारा नहीं किया। उन्होंने फिर जो है ना वो उनको जो है ना वो उस हाउस से निकाल के दूसरे हाउस में ले गए। वजह उसकी ये है कि जहांगीर तरीन की तरह वो भी एक ATM है, वो भी जो है ना वो पैसे देता है, तो वो पैसे देने वाले को जो है ना वो उन्होंने उधर से निकाल के उधर अकोमोडेट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने एडमिट नहीं किया। ये सच बोलने वालों ने जो सिर्फ सच बोलते हैं और सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि उस वक्त वो डुअल नेशनल चलते हैं। मैं ये ज़रा अशतर असाफ और शाहिद उस्मानी साहब से एक चीज़ और भी मुझे जाननी है सर, करप्ट प्रैक्टिसेस का रोकना और फिर ओपन बैलेटिंग का जो मामला सामने आ रहा है, जैसे वो आपने खुद भी मुतनासिब नुमाइंदगी वाली बात बड़ी वाज़ेह कर दी। अगर कोई शख्स किसी को वोट देना चाहता है तो वो दे सकता है अपने ज़मीर के मुताबिक, ज़ाहिर है ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, वो अपनी पार्टी को ना दे, ये कानून भी इसकी इजाज़त दे रहा है। और इसके होते हुए करप्ट प्रैक्टिस का रोकना एक तरफ, दूसरी तरफ ओपन बैलेटिंग सिर्फ इस बुनियाद पे होना कि वोट कहीं और ना चला जाए, तो क्या ये दुरुस्त बात है? शाहिद उस्मानी साहब। सर आपसे अशतर औसाफ साहब। ओके, नंबर 1, अगर बैलेट या वोट का अखवा हो जाए, यानी वो ओपन हो जाए, तो वो काउंट नहीं किया जाता, ये मरवजा कानून है। नंबर 2, अगर किसी वोट के अंदर चाहे वो बार हो, चाहे वो कोई और चीज हो, चाहे उसका काउंटर फॉइल का नंबर हो, वो भी अगर हो जिससे वोटर की और वोटर की वोटिंग की आइडेंटिफिकेशन हो सके, तो वो करप्ट प्रैक्टिस है। करप्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आप सीक्रेसी की बिल्कुल नफी कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप फंडामेंटल राइट शख्स का कैसे ले सकते हैं? कानून के जरिए आप छीन सकते हैं? नहीं भाई, दिस कांट बी डन, शुड नॉट बी। और करप्ट प्रैक्टिसेस ये वोटों की इसने कौन पकड़े? हुकूमत के लोग। तो हुकूमत के लोगों को इन सब का इदराक भी है और एक्सपीरियंस भी है, और सब इसको रोकना कैसे? उसको रोकना है अपनी सफ़ों में ऐसे लोगों को लेके आना, ना जो खरीद सके ना जो ऐसे लोगों को लेके आइए, ऐसे लोगों को लेके आइए जिनकी किरदार पर कोई किसी किस्म का धब्बा ना हो। और असल में प्रॉब्लम क्या है, और मैं बिल्कुल तायीद करूंगा कामरान मुर्तज़ा, ये एक बेसिक
क्वेश्चन निकला बेइज्जती करने का। मैं हैरान हूं कि पार्लियामेंटेरियंस ने इस बात को कंडेम क्यों नहीं कहा कि आप हमें मुंह से कर रहे हैं, किस मुंह पे ये गालियां दे रहे हैं कि हम करप्ट प्रैक्टिस काम करते हैं या हम करप्ट हैं या हमारे शायद। तो पार्लियामेंटेरियंस शुड कंडेम दिस। ये इस बात नहीं कामरान। ठीक है, मैं जरा सर शाइक उस्मानी साहब से भी उनकी राय। शाइक साहब सर इसी पर जरा आपकी राय चाहूँगा कि करप्ट प्रैक्टिसेस का रोकना, ओपन बैलेटिंग का होना, क्या अलग अलग चीज़ें हैं, मुश्तरका चीज़ें, चूँकि ये पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना, चूँकि 2018 में हुआ आपके सामने ही था वो चीज़ें कि फौजदारी मुकदमात हो, बैंक डिफ़ॉल्टर हो, कर्जे का मामला हो, कुछ चीज़ हो, या फिर उसने अपने बिल अदायगी ना की हो तो वो सेनेटर मुंतखब हो सकता है। ये मामला भी सामने आता रहा 2018 में। नहीं, देखिए बात यहाँ पे करप्शन की जो बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये जो इशू शुरू किया गया है, इससे हम अपनी कौम का मजाक उड़वा रहे हैं लोग दूसरों से। सारी दुनिया में लोग बातें करते होंगे कि इस किस्म के यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन सेनेट के होते रहे पहले भी, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, और इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट इलेक्शंस तो है नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, और इसमें यकीनन और जो जिम्मेदारी है सेनेटर्स की वो बहुत ज़्यादा है, चूँकि वो एक फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हर एक पार्टी जब अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करे तो वो एक ऐसा आदमी सिलेक्ट करे जो इंटेग्रिटी वाला आदमी हो और काबिल आदमी हो और इन चीज़ों में शऊर रखता हो, ताकि वो फेडरेशन के इंटरेस्ट को सही तरीके से देख सके। तो ये तो पार्टी की अपनी गलती है अगर वो आदमी सही सिलेक्ट नहीं करते। अभी भी जो लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उनमें से कई लोगों को निकाला, फिर वापस रखा, फिर निकाल दिया, इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो ये कसूर पार्टी का है कि वो सही आदमी सिलेक्ट नहीं करते, और ब्लेम करते हैं वो उन लोगों पे कि आप बेईमानी करेंगे और चोरी करेंगे। ये तो मजाक है ना, ये तो आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक अलग बहस है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, हम आपके हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब का, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत लंबा अरसा सियासत में बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ते रहे, तमाम तर लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनका अपना एक किरदार रहा, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। आज इस प्रोग्राम में इसका जिक्र भी होना था, लेकिन चूँकि ये मामला बहुत लंबा था, ये समझने की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि आखिर में इस पर बात भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।